ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स अगेन। अभी आप लोग का प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक लास्ट कंफ्यूजन बच जाता है जो सभी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन रह जाता है। ठीक है। और उसी पे आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। और ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चंस उठाया है कि सर ये डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसी पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेशन इस बात की है कि जब आईबीपीएस अपनी एग्जामिनेशन सारा कुछ ले लेती है ना, तो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन था वो एग्जामिनेशन हुआ था आपका 60 मार्क्स का। ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू की जो एग्जामिनेशन होती है, तो टोटल स्कोर जो इंटरव्यू में जब लिया जाता है तो वो 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का टोटल होता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल 160 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 160 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हुआ। पर जब वो रिजल्ट निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो रिजल्ट जो है वो 160 मार्क्स के आधार पर नहीं निकालते हैं। उनका बेस 160 मार्क्स नहीं रहता है, उनका जो बेस रहता है आउट ऑफ 100 मार्क्स रहता है कि 100 मार्क्स में आपको कितना आया, उसके आधार पे वो कैलकुलेट करके एक प्रोविजनल लिस्ट तैयार करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर जब हमने एग्जामिनेशन 160 मार्क्स का दिया तो वो 100 के स्केल पर कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यही कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आज कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा ना आईबीपीएस का, एसओ का, जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपको नजर आया होगा, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है विल गिव द वेटेज ऑफ ओनली 80%। ठीक है। यानी कि आपका जो मेंस का जो वेटेज होगा वो उसको 80% में लेंगे, और आपका जो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा उसको वो 20% में लेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे वो कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूं कि ये बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बताने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अ, आप लोगों ने 8th क्लास में, स्टैंडर्ड 8th में यार यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन हो रहा है, तो पुरानी चीजें भूल रहे हो, तो ये सही चीज नहीं है। तो क्लास 8th में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो उसी यूनिटरी मेथड का वो इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके वो आपको बता देते हैं कि अगर आपने 160 मार्क्स का एग्जाम दिया तो हमने 100 मार्क्स के स्केल पर आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट किया। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक वर्ड में मैंने एक फाइल बना के रखा है। ठीक है। मैंने एक वर्ड में एक फाइल बना के रखा है, मैं उस फाइल को आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो कैलकुलेट हमारा करते हैं, है ना। तो 2 मिनट आप लोग होल्ड रहे। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। ओके, तो अभी आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा जो मैंने बना के रख लिया है, कि वो किस तरीके से स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। आप इसको रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट मैं ओवरऑल आपको समझा देता हूँ कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो ये 8th स्टैंडर्ड का चीज है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। जैसे अभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैंने ऊपर में एक हेडिंग बनाया है कि ना, ये हेडिंग आपको नजर आ रहा होगा, आईबीपीएस स्कोर का डिटर्मिनेशन 80-20 रूल, किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया है ना, तो किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया तो उसको आउट ऑफ 60, अगर आपने मेंस का एग्जामिनेशन दिया तो मान के चलते हैं कि आउट ऑफ 60 आपको जो मार्क्स आया वो है 40 मार्क्स। ठीक है। आउट ऑफ 60 आपको जो मार्क्स आया है वो है 40 मार्क्स, है ना, मेंस के एग्जामिनेशन में। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, तो उसको थोड़ा समझ लें कि अगर आपने 60 मार्क्स का एग्जाम दिया, है ना, और उस 60 मार्क्स के एग्जाम में से फॉर एग्जांपल आपको आया 40 मार्क्स। ठीक है। आपने 60 मार्क्स का एग्जाम दिया और 60 मार्क्स के एग्जाम में आपको 40 मार्क्स आया। तो मान के चलते हैं 60 मार्क्स में के एग्जामिनेशन में आपको 40 मार्क्स आया, तो 1 मार्क्स, अगर 1 मार्क की बात करें तो आपको कितना मार्क्स आएगा। तो इन 1 मार्क्स 40 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, यानी कि 40 को जब हम डिवाइड मारेंगे 60 से तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.66 मार्क्स। ठीक है। और उसी तरह 80 मार्क्स में आपको फिर कितना है, तो 80 मार्क्स में कैसे करेंगे, 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो आपको मार्क्स आ गई 52.8 मार्क्स। समझ में आया। तो इसीलिए आप ऊपर हेडिंग देखिए, जो आईबीपीएस स्कोर का डिटर्मिनेशन 80-20 रूल है वो यही कहता है, फॉर मेंस स्कोर आईबीपीएस कन्वर्ट योर टोटल मार्क्स इनटू द स्कोर इनटू द स्केल ऑफ 80।
ठीक है, वो भले ही 60 का एग्जाम ले रहे हैं आपसे, लेकिन वो 80 के स्केल में कन्वर्ट करके आपको देंगे। तो वो इस तरीके से होता है कि अगर आपने 60 मार्क्स का एग्जाम दिया और उसमें मान के चले आपको 40 मार्क्स आए, तो उसी तरह अगर आप 1 मार्क्स का एग्जाम देते तो आपको कितना आता, 40 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 0.66 मार्क्स आता। नाउ चूंकि आईबीपीएस बोल रहा है कि मैं 80 मार्क्स में इसका वैल्यू लूंगा, तो 80 मार्क्स में आपको कितना आया, तो 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 80 यानी कि आपको आया 52.8 मार्क्स। ओके, तो आपने मेंस क्लियर कर लिया। नाउ अब वही कैंडिडेट इंटरव्यू के सेक्शन में गया, तो जब वो इंटरव्यू के सेक्शन में गया, तो मान के चलते हैं कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है ना, तो 100 मार्क्स के इंटरव्यू में उस कैंडिडेट ने 60 मार्क्स लाया। फॉर एग्जाम्पल उस कैंडिडेट ने 60 मार्क्स लाया, तो 1 मार्क्स का अगर एग्जाम होता तो वो कैंडिडेट कितना मार्क्स लाता, तो 60 डिवाइडेड बाई 100, तो आप करेंगे तो वो आएगा 0.6 मार्क्स। ठीक है, तो उसी तरह 20 का वेटेज आईबीपीएस कहता है ना, तो आप ऊपर के हेडिंग में देखिए पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा, फॉर इंटरव्यू स्कोर आईबीपीएस कन्वर्ट योर टोटल मार्क्स इनटू द स्केल ऑफ द 20, तो वो इसको 20 के मार्क्स में स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 20 मार्क्स में कितना आएगा, तो 0.6 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। तो मैं एक बार और बता दूं आपने इंटरव्यू का एग्जाम दिया, तो 100 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, तो आपको नंबर आया 60 मार्क्स, इंटरव्यू के जो पैनलिस्ट ने आपको 60 मार्क्स दिया, तो 1 मार्क्स का अगर आप एग्जाम देते तो कितना आता, 60 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.6 मार्क्स। तो उसी तरह अगर 20 मार्क्स में आईबीपीएस कैलकुलेट करेगी तो कैसे निकालेगा, तो 0.6 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। तो आपने देखा, तो ओवरऑल आप देखो, सबसे लास्ट लाइन आप देखो, तो मैंने लिख दिया है देयरफॉर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 इन प्रोविजनल अलॉटमेंट कैंडिडेट सिक्योर, यानी कि जब वो प्रोविजनल अलॉटमेंट जब निकालेंगे तो आउट ऑफ 100 आपका स्कोर कितना हो जाएगा, मेंस में आपने लाया 52.8 मार्क्स और इंटरव्यू में आपने लाया 12 मार्क्स, तो दोनों मार्क्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपकी मार्क्स आ जाएगी 64 मार्क्स। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट में अगर 64 अगर वो बोलते हैं आउट ऑफ 100 अगर किसी ने 64 लाया, देन ही और सी विल बी इलेक्टेड एज अ मार्केटिंग ऑफिसर और अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो भी है ना। तो इसी तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एंड एक वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग का ये जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड जब आएगा, तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड के साथ एक और स्कोर कार्ड वो लोग अलॉट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिजर्व लिस्ट। ठीक है, वो रिजर्व लिस्ट भी एक साथ ही देते हैं। तो वो रिजर्व लिस्ट में भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर मेरा प्रोविजनल अलॉटमेंट में नहीं हुआ और मेरा नाम अगर रिजर्व लिस्ट में है, तो क्या मेरी संभावनाएं हैं कि मेरी ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं। तो ये भी एक कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, तो मैं इसको भी आपको दूर कर देता हूँ। देखिए एक बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझिए कि जब भी, है ना, जब भी अगर मान लीजिए किसी भी अगर एग्जामिनेशन होती है ना, कोई भी अगर एग्जामिनेशन होती है और उस एग्जामिनेशन में अगर आप देखिए कि लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा रहता है ना, तो वो डिसाइड करता है कि आपका रिजर्व लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसमें होगा या नहीं होगा, ये एक मैटर करता है। तो मोटा मोटी बात है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें कंपटीशन तो रहता है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाता है, इतनी आसान एग्जाम नहीं होती, उसमें अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। और क्वेश्चन का भी लेवल आप लोगों ने धीरे धीरे देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा डीप कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन और पूछते चले जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आने वाले जो ईयर्स रहेंगे ना, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा, कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन और पूछते जाएंगे, डीप स्टडी और रिक्वायरमेंट होगी, तो कट ऑफ लेवल और भी नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन और भी हाई होते चले जाएगा। तो नटसल की बात ये है कि अगर अब इसको एक एग्जांपल से आप समझ लें, अगर आप क्लरिकल कैडर का एग्जाम देते हैं, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन द एग्जाम ऑफ आईबीपीएस क्लर्क कैडर और आपका नाम प्रोविजनल में नहीं आया, रिजर्व लिस्ट में आया, से फॉर एग्जांपल, तो पहली बात तो ये होती है कि जो रिजर्व लिस्ट जो आता है ना, तो जो रिजर्व लिस्ट आता है वो रिजर्व लिस्ट वैलिड होता है 1 साल के लिए, यानी कि जब आईबीपीएस जो नेक्स्ट अपनी रिक्रूटमेंट निकालेगी, यानी कि 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकालेगी, तो जब तक वो वैकेंसी क्लर्क की 23 तक नहीं आएगी ना, तब तक वो वैलिड रहेगा आपका रिजर्व लिस्ट। ठीक है, यानी कि इस साल अगर आपका नाम रिजर्व लिस्ट में अगर आ चुका है, तो 2023 में जब तक वो अपनी रिक्रूटमेंट फर्दर क्लर्क की नहीं निकालेगी, तब तक वो वैलिड रहेगा वो लिस्ट। ठीक है, तो क्लरिकल कैडर में ये पॉसिबल होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया, बहुत बार नहीं बहुत बार हुआ है ऐसा कि जिनका नाम रिजर्व लिस्ट में है ना, तो उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट उनको मिला है आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एग्जाम क्लरिकल कैडर का था, इसको आप नोट करें। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप क्लरिकल कैडर का एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लर्क का एग्जाम दिया, आपकी क्लर्क में किसी की अलॉटमेंट हो गई, वो उसने किसी फर्दर किसी XYZ में उसने ज्वाइनिंग कर भी लिया, लेकिन आप देखो कि वही बच्चा फिर से
प्रोविजनरी ऑफिसर का भी एग्जाम वो देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लर्क कैडर में हो गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा, शादी-वादी करेगा, ऐसा नहीं है ना? शादी-वादी करके सेटल होने का तो नहीं सोचता। उसके बाद वो सोचता है कि चलो यार एक कैडर और एग्जाम बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, है ना? तो प्रोविजनरी ऑफिसर का फिर एग्जाम देता है। इन केस अगर उसने प्रोविजनरी ऑफिसर का भी एग्जाम अगर निकाल लिया, ठीक है? इन केस अगर उसने प्रोविजनरी ऑफिसर का भी एग्जाम अगर निकाल लिया, तो फिर ज़ाहिर-सा बात है ना यार, वो क्लेरिकल कैडर का अपना एग्जाम छोड़ देगा। तो अगर उसने क्लेरिकल कैडर का एग्जाम छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसने अपना सीट छोड़ दिया, उसने अपने सीट को छोड़ दिया, तो वो तो सीट वैकेंट हो गया। अब वो सीट अगर वैकेंट हो गया, तो उसको ऑक्यूपाई कौन करेगा? तो ये रिजर्व लिस्ट काम आता है, समझ में? तो अगर आपने क्लर्क निकाला, ठीक है? और आपका मान के चलो रिजर्व लिस्ट में नाम है और उसी बच्चे ने अगर पीओ का भी एग्जाम दिया, पीओ निकला, तो अपना क्लर्क एग्जाम को छोड़ देगा, तो वो तो सीट वैकेंट हो गया ना, तो उसको ऑक्यूपाई कौन करेगा? इसीलिए वो लोग रिजर्व लिस्ट रख लेते हैं कि 1 साल तक ये उलट-फेर होते रहेगा। ठीक उसी तरह आप देखो, सिर्फ प्रोविजनरी ऑफिसर्स के ही एग्जाम नहीं होते, और भी बहुत सारा एग्जाम होता है। से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी की बहुत सारी एग्जाम्स होती है, जैसे एनआईएसीएल है ना? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन सब के भी एग्जाम्स होते रहते हैं और ये भी प्रोविजनरी ऑफिसर के ही कैटेगरी पे रहते हैं, स्केल 1 के ही कैटेगरी पे रहते हैं, तो लोग इनके भी एग्जाम देते हैं। और अगर इनका भी एग्जाम अगर निकल जाता है, तो वो क्लेरिकल कैडर का एग्जाम छोड़ देंगे, है ना? तो छोड़ देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, क्लेरिकल कैडर की पोस्ट को छोड़ देंगे, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगा और अगर वो सीट वैकेंट हो गया, तो उसको ऑक्यूपाई कौन करेगा? रिजर्व लिस्ट के बच्चे ऑक्यूपाई करेंगे, नंबर 1 थिंग। अब हम लोग बात करते हैं एसओ के रिजर्व लिस्ट पे। अब आप देखो, एसओ का जो एग्जाम है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम है, तो उसका जो रिजर्व लिस्ट है ना? तो ये ऑलरेडी एक एग्जाम स्केल 1 के कैडर का है। आप समझ रहे हो? ये ऑलरेडी एग्जाम स्केल 1 के कैडर का है और जो प्रोविजनरी ऑफिसर का एग्जाम होता है, वो भी स्केल 1 के कैडर का है। तो चूंकि ऑलरेडी आप कैडर 1 में ही गए हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है, इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आप किसी कारणवश अगर आप इस फील्ड को जॉइन कर लिए, बैंकिंग सेक्टर जॉइन कर लिए, लेकिन अदर कोई एग्जाम निकला, से फॉर एग्जांपल एनटीपीसी में निकल गया, ओएनजीसी में निकल गया, ऐसा किसी में निकल गया, किसी यानी कि जो पीएसयूज है, जो सीपीएसई है या पीसीएस है या यूपीएससी है या बीपीएससी है, कोई भी एग्जाम अगर आपका निकल गया, तो ही आप इस एग्जाम को छोड़ेंगे, मतलब अपने पोस्ट को छोड़ेंगे, अदरवाइज तो आप अपने पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। दैट्स व्हाई अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर प्रोविजनरी ऑफिसर में अगर, है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या फिर प्रोविजनरी ऑफिसर में अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है और वो रिजर्व लिस्ट रहता है, तो संभावनाएं कम रहती है, ज़्यादा संभावनाएँ नहीं रहती हैं, क्योंकि लोग जल्दी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन 1-2 केसेज़ होता है, बहुत ज़्यादा केसेज़ नहीं होता है। तो यही मैं क्लैरिफ़िकेशन देना चाह रहा था, यही 2 मुद्दा था, ठीक है? और इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न इस पे हो रहा था। एंड वन मोर थिंग अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आईबीपीएस के थ्रू कोई भी रिलेटेड कंटेंट या इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, तो आप हमारे वेबसाइट पर आइएगा, है ना? learnersjungle.com, learnersjungle.com, और उसपे जो भी नेसेसरी कंटेंट चाहिए आपको मिल जाएगा, है ना? और जाते-जाते, अभी तो सारा एग्ज़ाम हो गया है, अब रिज़ल्ट आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इस बार जितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उन सभी का एग्ज़ाम निकल जाए, है ना? और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।